एक गांव में सपना नाम की एक बेहद सुंदर स्त्री रहती थी। सपना को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। सपना आराम से सो रही थी कि तभी उसकी माँ विमला उसे उठाती हुई बोली, विमला, अरे उठ जा कलमुही, सूर्य सिर पर चढ़ आया है और तू है कि अभी तक सो रही है। सपना, सोने दो ना माँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी। विमला, अरे सूरज निकलने के बाद तो रानियां भी उठकर बैठ जाती हैं और एक तू है कि उठने का नाम नहीं ले रही। चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। सपना, कितनी बार कहा है माँ, मैं विवाह किसी राजकुमार से ही करूँगी। विमला, हाँ हाँ, तुझमें लाल जो जड़े हैं, अब उठ आने वाले होंगे वो लोग। सपना, तुम उसे मना कर दो। और अब सपना धीरे बोल कलमोही, अगर किसी ने सुन लिया तो 7 गांव तक कोई रिश्ता लेकर नहीं आएगा तेरा। अपनी माँ के कहने पर सपना तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसने देखा कि एक काली बूढ़ी सी औरत और एक बेहद गंदा दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। सपना अपनी माँ से बोली, सपना, ये कौन है? विमला, ये मोहनदास और उनकी पत्नी आशा है। इन्होंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया है। सपना, पसंद करने से पहले मुझसे एक बार तो पूछ लेती। इनकी शक्लें तो काली हैं और जब माता पिता इतने काले हैं तो इनका बेटा तो फटे हुए आलू की तरह दिखता होगा। विमला, अरे धीरे बोल, दामाद जी के पास पूरे 2 बीघा ज़मीन है, तेरी सारी जिंदगी आराम से कटेगी। सपना, मुझे नहीं चाहिए। सपना की बात सुनकर वो दोनों गुस्से में खड़े हो गए। मोहनलाल, अरे मैंने इतनी बदतमीज़ लड़की नहीं देखी और हमें यहाँ पर क्या बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? समधन जी। सपना, अरे कौन सी समधन जी, ऐसे कैसे बन गई समधन जी ये तुम्हारी? आशा, अरे कैसी मिर्च निकल रही है इस लड़की की जीभ से, मेरे लड़के को फटा हुआ आलू बोल रही है और हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? चलिए यहाँ से। इतना कहकर मोहनदास और आशा वहाँ से चले गए। विमला सिर पकड़कर बैठ गई। तभी वहाँ पर सपना की दोस्त मोहनी मटकी लेकर आ गई। सपना मोहनी के साथ पानी भरने जंगल चली गई। मोहनी जंगल में एक कुएं से पानी भरने लगी। तभी उन दोनों के कानों में किसी बुजुर्ग के कहाने की आवाज़ टकराई। मोहनी, लगता है कोई बुजुर्ग बेचारा ज़मीन पर गिर गया है। सपना, अरे तो फिर गिरने दे, मुझे क्या? अब क्या ये राजकुमारी गिरे हुए बुड्ढों को उठाने का काम करेगी? मोहनी, ऐसे नहीं बोलते सपना, हो सकता है कोई बुजुर्ग गीली ज़मीन पर गिर गया हो और मेरे हाथ में रस्सी है, नहीं तो मैं खुद जाकर देख लेती। सपना, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो देखना ही पड़ेगा। सपना ने देखा कि एक साधु एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ उठने की कोशिश कर रहा है। सपना उसकी ओर पहुंचकर बोली, सपना, ये क्या बाबा, मुझे तो लगा कि गिर गए होंगे, लेकिन आप तो पेड़ के नीचे आराम से बैठे हैं। साधु, जुबान मत चला लड़की, मुझे हाथ पकड़कर उठा। सपना, ना बाबा ना, आपके हाथ पकड़ने से तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और राजकुमारी अपना हाथ ऐसे वैसे को नहीं देती। साधु, राजकुमारी, अरे नादान लड़की, मेरी कमर में मोच आ गई है, अगर तू मुझे उठाने में मदद करेगी तो वाकई राजकुमारी बन जाएगी। सपना ने साधु को पकड़कर उठा लिया और सपना, ये लो बाबा, मैंने तुम्हें पकड़कर उठा लिया, लेकिन मुझे तो अपने अंदर कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। साधु, लगता है तेरी इच्छा किसी राजा से शादी करने की है। सपना, आपको कैसे पता? साधु, तेरी बातें सुनकर तेरी जीभ को कैंची की तरह कतर कतर चलती है, लेकिन तू सुंदर है, मांग क्या मांगती है? साधु की बात सुनकर सपना मजाक उड़ाने वाले अंदाज में साधु की ओर देखने लगती है। साधु, मेरी तरफ ऐसे मत देख कन्या, मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ। सपना, वही तो मैं देख रही हूँ। बाबा, बोल दो, ऐसे रहे हो जैसे मैं जो भी मांगूंगी आप फट से मेरी मांग को पूरा कर दोगे, लेकिन मत भूलो कुछ देर पहले ही आपको हाथ पकड़कर आपकी मदद में
उठने में मैंने मदद की थी। अगर आप इतने ही पहुँचे हुए साधु हो तो अपनी कमर खुद क्यों नहीं ठीक कर लेते। इतना बोलकर सपना जोर जोर से हंसने लगी। सपना को हंसता देखकर साधु के चेहरे पर गुस्सा आ गया। और साधु, कुछ बातें साधारण मानव के समझ से परे होती हैं। बेवकूफ़ कन्या, तेरी हंसी ने मुझे क्रोध दिला दिया। बोल, क्या चाहती है तू? सपना हंसते हुए बोली। सपना, मैं अपना जीवन एक रानी की तरह बिताना चाहती हूँ। बोलो, क्या तुम मुझे ऐसा वरदान दे सकते हो? और क्या तुम्हारा वरदान काम करेगा, या तुम्हारे दिए हुए वरदान का हाल भी तुम्हारी कमर की मोच की तरह होगा? साधु, कुछ समय बाद इस राज्य के राजमहल में बहुत बड़ा स्वयंवर होने जा रहा है। बहुत से देशों के राजा उस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आएंगे और वहाँ पर बहुत ही सुंदर राजकुमारी भी अपने वर तलाशने राजमहल में जाएंगी। तू स्वयंवर में चली जाना और तुझे देखकर कोई भी उन दूसरी राजकुमारी को पसंद नहीं करेगा। सबकी नज़र तुझ पर ही जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार कर लेना। क्या तू वाकई ऐसा चाहती है? सपना, कितनी बार बताऊं? हाँ, मैं वाकई ही राजा से विवाह करना चाहती हूँ और राजकुमारी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ। साधु, राजकुमारियों का जीवन देखने में बहुत सुंदर लगता है। बेवकूफ़ कन्या, लेकिन उनके जीवन में कितनी कठिनाई होती है, शायद तुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं है। जा, मैंने तुझे वरदान दिया। जैसे ही तू स्वयंवर में जाएगी, हर कोई राजा तुझसे ही विवाह करना चाहेगा। इतना कहकर साधु क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। सपना हंसती हुई मोहिनी के पास आ गई। मोहिनी, क्या हुआ सपना? तू हंस क्यों रही है? सपना ने मोहिनी को हंसते हुए सारी घटना बता दी। मोहिनी, ये मजाक का विषय नहीं है। सपना, हो सकता है वो वाकई कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु हो। उसने तुझे वरदान दिया। सपना पागल हो गई है क्या? उस साधु की कमर में मोच थी। वो उठकर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। भला जो अपनी कमर की मोच का दर्द ठीक नहीं कर सकता, उसके दिए हुए वरदान का क्या भरोसा? जरूर वो कोई पाखंडी साधु या बेवकूफ़ कहीं का। मोहिनी, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो साधु सही बोल रहा हो और तू जो सपना देखती है, क्या पता तेरा सपना सच में पूरा हो जाए। मोहिनी, अब तो तभी पता चलेगा जब वाकई दूर राज्य में स्वयंवर मनाया जाएगा। फिलहाल तो अभी दूर दूर तक कोई सूचना नहीं है और कि अपने राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है। सपना साधु का मजाक उड़ाते हुए मोहिनी के साथ मटकी उठाए घर पर चली गई। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पूरे राज्य में राजकुमारियों के स्वयंवर का ऐलान हो गया। स्वयंवर के बारे में सुनकर मोहिनी खुश होती है और सपना के पास जाकर बोली, अरे सपना, तुमने कुछ सुना? अपने राज्य में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है। अलग अलग देशों के राजा स्वयंवर में भाग लेने और अलग अलग देशों की बहुत सी राजकुमारियां भी इस स्वयंवर में हिस्सा लेंगी और जिस राजकुमारी को जो राजा चुनेगा वो उस राजा की पत्नी बन जाएगी। इसका मतलब वो साधु सही बोल रहा था। सपना में भी बहुत देर तक इसी बात के बारे में सोच रही थी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हमें राजमहल में घुसने दिया जाएगा कि नहीं। मोहिनी, अरे कोशिश करने में क्या हर्ज है। चल, वो आज का दिन है। कुछ ही वक्त के बाद वो स्वयंवर शुरू होने वाला था। कहीं ऐसा न हो कि वक्त निकलने जाने के बाद तेरे पास पछतावा का अलावा कोई रास्ता ना हो। मोहिनी की बात सुनकर सपना की आंखों में चमक आ गई। वो मोहिनी के पास राजमहल की ओर चली गई। वो दोनों राजमहल के गेट पर जा पहुंची। तभी सैनिक ने उसको रोक कर कहा, सैनिक, तुम अंदर नहीं जा सकती। यहाँ आम नागरिकों का आना जाना बिल्कुल बंद है। इतना कहकर जैसे ही सैनिक की निगाह सपना के ऊपर पड़ी तो पता नहीं उसे क्या हुआ। सैनिक, अरे तुम तो वाकई बहुत सुंदर स्त्री हो। लगता है तुम कहीं की राजकुमारी हो जो भेष बदलकर राज्य घुसने के लिए निकली है। जाओ, अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम पर किसी की नज़र पड़ जाए।
और ये तुम्हारे साथ कौन है? उस सैनिक की बात पर सपना मुस्कुराई और बोली, सपना, ये मेरी दासी है मोहिनी, ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है और अब जल्दी से मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। सैनिक ने तुरंत उसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मोहिनी को सपना की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मोहिनी आस्ते से बोल, मोहिनी, ये क्या सपना, तेरे तो अचानक तेवर ही बदल गए। उस सैनिक ने गलती से तुझे राजकुमारी क्या समझ लिया? तूने तो मुझे अपनी दासी बना लिया। सपना, अरे छोड़ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, चल चल अंदर चल। अंदर एक बहुत बड़ा स्वयंवर चल रहा था। उस स्वयंवर में राजा वीर सिंह, रतन सिंह और धीर सिंह और विजेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठे हुए थे और सामने बैठी रानियों को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी वहाँ सपना और मोहिनी आ गई। जैसे ही उन चारों राजाओं की नज़र सपना पर पड़ी तो चारों के चारों राजा सपना के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वीर सिंह, मुझे मेरी राजकुमारी मिल गई। ए सुंदरी, कौन है तू और क्या नाम है तुम्हारा? सपना, मेरा नाम सपना है। वीर सिंह, खैर तुम कोई भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू ही मेरी रानी बनेगी। और वहाँ पर बैठा हुआ दूसरा राजा रतन सिंह बोला, रतन सिंह, अपनी बात वापस ले लो। वीर सिंह, मैं इस लड़की से विवाह करूँगा। मुझे इस लड़की की सुंदरता ने दीवाना बना दिया है। धीर सिंह, बेवकूफ़ राजाओं, तुम्हारे सामने इतनी रानियां बैठी हुई हैं, फिर भी तुम्हें ये आम सी लड़की मिली। मैं हमेशा से ही आम सी लड़की से विवाह करना चाहता था और इससे मैं शादी करूँगा। विजेंद्र सिंह, अपने फैसले पर तुम एक बार गौर कर लो। इस लड़की से सिर्फ मैं ही शादी करूँगा। राजमहल में हाहाकार मच गया। चारों राजा एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। राजमहल के राजगुरु ये सब माजरा बहुत देर से देख रहे थे। वो क्रोधित होकर उन राजाओं से बोले, राजगुरु, बंद करो अपनी बकवास। बेवकूफ़ राजाओं, ऐसे तो तुम चारों अपनी जान ले लोगे और मेरे पास एक उपाय है। वीर सिंह, कौन सा उपाय? राजगुरु, तुम चारों का विवाह इस लड़की से करा दिया जाए। रतन सिंह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला हम चारों राजाओं की एक पत्नी कैसे हो सकती है? असंभव। राजगुरु, हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? लड़ने से बेहतर है कि तुम चारों इस लड़की से विवाह कर लो। धीर सिंह, अगर हम चारों इससे विवाह कर लेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम चारों अलग अलग राज्यों के हैं और ये रहेगी किसके साथ? राजगुरु, इसे हर राजा के साथ एक एक महीना रहना होगा। फैसला हो चुका है। राजगुरु की ये बात चारों राजा को पसंद आ गई, मगर ये देखकर सपना के होश उड़ गए। उसने मोहिनी की ओर देखकर कहा, सपना, अरे मैं तो सिर्फ एक राजा की रानी बनना चाहती थी मोहिनी, लेकिन मुझे 4 राजाओं से विवाह करना पड़ेगा। मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। मोहिनी, तुझे बड़ा शौक था ना रानी बनने का। लगता है उस साधु ने तुझे ज़रूरत से ज़्यादा वरदान दे दिया। सपना, तू एक राजा की पत्नी नहीं बल्कि 4 राजाओं की पत्नी बनेगी। सपना, मुझे किसी की रानी नहीं बनना। इतना कहकर सपना वहाँ से भागने ही वाली थी, तभी राजगुरु ने सपना को पकड़ने का आदेश दे दिया। सपना के पास अब उन चारों के विवाह के करने से अलावा कोई और चारा नहीं था। सपना का विवाह उन चारों राजाओं से हो गया। विवाह होने के बाद वीर सिंह खुश होते हुए बोला, वीर सिंह, सबसे पहले इस सुंदरी पर मेरी नज़र आई थी, क्योंकि अब ये मेरी रानी बन गई है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। रतन सिंह, ऐसे तुमने क्या लाल पड़े हैं जो ये सबसे पहले तेरे साथ रहेगी? मत भूलो राजा वीर सिंह, अभी ये मेरी पत्नी है, इसलिए सबसे पहले ये मेरे साथ रहेगी। धीर सिंह, नहीं, मेरी रानी सबसे पहले मेरे साथ रहेगी। उन तीनों की बातें सुनकर राजा विजेंद्र सिंह गुस्से से लाल पीला हो गया। वो तुरंत तलवार निकाल कर बोला, विजेंद्र सिंह, तुम तीनों राजाओं का अंत मेरे हाथों लिखा है। वैसे भी मैं तुम तीनों पर हमला करने ही वाला था, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर हमला करने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था।
ये सिर्फ मेरी रानी है और ये सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपनी रानी को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। वीर सिंह, अरे पागल हो गया है क्या? मत भूल, हम सब ने इस सुंदरी के साथ विवाह किया है। और क्या बोला तू? हम तीनों पर हमला करने वाला है? इसका मतलब है कि पिछले महीने जो गुप्तचर मेरे राज्य में पकड़ा गया था वो तेरा भेजा हुआ था। विजेंद्र सिंह, हाँ, मेरा भेजा हुआ था। तुम तीनों राजाओं की भलाई इसी में है कि सपना की तरफ देखना छोड़ दो। सपना सिर्फ मेरी पत्नी है। वीर सिंह, बेवकूफ़ राजा, राजगुरु का आदेश है कि रानी एक एक महीने हम चारों राजाओं के साथ रहेगी। तुम राजगुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। विजेंद्र सिंह, भाड़ में गया राजगुरु का आदेश। भाड़ में जाओ तुम सब। मैं नहीं चाहता कि रानी का विवाह तुम तीनों के साथ हुआ है। और सच तो ये है कि इस सुंदरी से मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। राजगुरु, बंद करो अपनी ये बकवास। राजा विजेंद्र सिंह, तुम मेरे आदेश के खिलाफ जा रहे हो। मैंने लड़ाई रोकने के लिए इसका विवाह तुम चारों से करवाया है। विजेंद्र सिंह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो जो जीतेगा वही इस रानी को लेकर अपने महल जाएगा। इतना कहकर राजा विजेंद्र सिंह ने तलवार निकालकर एक ही वार से राजा वीर सिंह को घायल कर दिया। और वीर सिंह, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हमला किया, अब तेरी खैर नहीं। इतना कहकर वीर सिंह ने अपनी तलवार से राजा विजेंद्र सिंह पर बड़ा खतरनाक वार किया और राजा विजेंद्र सिंह वहीं ढेर हो गिर गया। वीर सिंह, मैंने राजा विजेंद्र सिंह को खत्म कर दिया और अब रानी सिर्फ मेरे साथ जाएगी। तीनों राजाओं में भयानक जंग छिड़ गया। सपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। मोहिनी, ये राजा तो आपस में तेरे लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। सपना, अभी भी मौका है राजमहल से भाग निकलने का, और कहीं ऐसा ना हो कि ये तीनों आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे की जान ले ले। अगर ऐसा हुआ तो इस राज्य में राजगुरु और तुझे इसका दोषी समझेंगे और यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग। सपना नज़र बचाकर मोहिनी के साथ राजमहल से भाग गई और सीधे घबराती हुई जंगल की ओर भागी। और तभी सपना की नज़र पेड़ के नीचे बैठे उसी साधु पर पड़ती है। सपना दौड़ती हुई उस साधु के पास पहुंचकर बोली, सपना, मुझे बचा लीजिए साधु महाराज। साधु, क्या हुआ कन्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम आज स्वयंवर में नहीं गई? सपना ने सारी घटना साधु को बता दी। साधु तो एक रानी की तरह अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी। तू एक नहीं बल्कि चार चार राजाओं ने तुझे पसंद कर लिया और तुमसे विवाह भी कर लिया। और ये और बात है तो वो आपस में लड़ मरे और एक को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजमहल में अक्सर ऐसा ही होता है। राजा बनते हैं और लड़कर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम आराम से अपना जीवन एक एक राजा के साथ रहकर गुजार सकती हो। सपना, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी, मेरे सिर से रानी बनने का भूत उतर चुका है। मैं चार चार राजाओं की रानी नहीं बन सकती। साधु, चार नहीं 3, एक तो मारा जा चुका है। सपना, जो भी हो, मैं अब रानी नहीं बनना चाहती। साधु को सपना को देखकर तरस आ गया। उसने देखा सपना की आंखों में पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साधु, जाओ अपने घर पर जाओ। उस राजमहल में कौन सी सुंदर कन्या आई थी ये हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। राजमहल के लोग कभी नहीं जान पाएंगे। इतना कहकर वो साधु वहाँ से चला गया और सपना चुपचाप अपने घर आ गई। और उस दिन के बाद से सपना दिल से रानी बनने का भूत उतर गया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।